स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में भी हम जो प्रॉपर पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो पार्ट है हमारा एल्केन। एल्केन पार्ट हम हाइड्रोकार्बन में डिस्कस कर रहे हैं, और एल्केन में हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें आज जो हम विधि डिस्कस करेंगे कोरे हाउस संश्लेषण। बाकी विधियां हमने डिस्कस कर ली हैं। कोरे हाउस संश्लेषण, कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस संश्लेषण, ये विधि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस विधि से असममित एल्केन, एसिमेट्रिक एल्केन जो है वो सक्सेसफुली प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग सक्सेसफुली फॉर्म कर सकते हैं, सक्सेसफुली बना सकते हैं। असममित एल्केन सफलतापूर्वक बना सकते हैं। बाकी विधियों में अगर हम प्रयास करते थे कि विषम कार्बन वाली एल्केन बने तो क्या होता था बताओ? विषम कार्बन वाली बन पाती थी क्या? मिश्रण बन जाता था। बाकी विधियों में मिश्रण बन जाता था, लेकिन इसमें हम विषम कार्बन वाली एल्केन जो है वो सफलतापूर्वक बना सकते हैं। कोरे हाउस संश्लेषण बता दूं मैं आपको, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होती है, ये कॉपर लवण के साथ लिथियम की उपस्थिति में करवाई जाती है। जैसे एथिल क्लोराइड CH3 CH2 Cl, कॉपर का लवण, कॉपर का हैलाइड ले लिया, जैसे Cu2H2 जिसको हम लोग CuX या Cu2H2, Cu+1 है इसके अंदर, और Li साथ में लिया है इसके Li। तो अब होगा क्या, यहाँ से कॉपर जो है, कॉपर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर कॉम्प्लेक्स बना लेता है यहाँ, जो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, क्योंकि कॉपर यहाँ कार्बन के साथ जुड़ जाता है, कॉपर यहाँ कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो C2H5 की ट्वाइस, C2H5 की ट्वाइस बनता है यहाँ, C2H5 की ट्वाइस, और साथ में इसके लिथियम, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ LiCuC2H5 की ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ बनता है। इस कॉम्प्लेक्स में एथिल जो है वो एक तरह से लिगैंड का काम कर रहा है यहाँ, C2H5 एथिल यहाँ लिगैंड का काम कर रहा है, कॉपर का कॉम्प्लेक्स बना है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना है, कार्ब धात्विक यौगिक बना है, क्योंकि कॉपर धातु है और ये यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन धातु बंध इसमें उपलब्ध है, इसलिए कार्ब धात्विक यौगिक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। अब क्या होता है देखो, अब इस कॉम्प्लेक्स का वियोजन किया जाता है, तोड़ा जाता है इसको, और यहाँ भी एल्किल हैलाइड लेते हैं, अगला एल्किल हैलाइड मिलाते हैं, कॉम्प्लेक्स का यहाँ PPT बन जाता है। PPT बनाने के बाद इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेंगे। अब हमारे पास सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है सिर्फ। अब जैसा हम एल्किल हैलाइड इसके अंदर ऐड करेंगे ना, वैसा एल्केन बनेगा। जैसा एल्किल हैलाइड हम ऐड करेंगे, जैसे मैं मान लो मैथिल क्लोराइड ऐड कर दूं, मैथिल क्लोराइड ऐड कर दूं, तो क्या होगा देखो, जब मैथिल क्लोराइड मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ से मैथिल इसके एथिल से गिरा करेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। मान लो बहुत सारे मैथिल क्लोराइड गए, तो अगर सोडियम की उपस्थिति होती तो मैथिल से क्रिया कर पाता, वुर्ट्ज अभिक्रिया पढ़ी है ना हमने, वुर्ट्ज अभिक्रिया। अब सारे मैथिल क्लोराइड है, अब मैथिल क्लोराइड आपस में क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि कोई रीजेंट हमारे पास नहीं है जो ये Cl निकाल के इनके बॉन्ड फ्री कर दे। तो होता क्या है, कॉम्प्लेक्स टूटता है, यहाँ से एथिल फ्री होता है, एथिल फ्री हो जाता है,
और वो मैथिल जो है इस एथिल के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ जो एल्केन बनती है ना, वो इस एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करती है। भाई कॉम्प्लेक्स बन गया किसका? एथिल का। एथिल का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जैसा आप एल्किल हैलाइड लोगे वैसी एल्केन बन जाएगी। अगर आप एक कार्बन वाला एल्किल हैलाइड लेते हो तो यहाँ से एक कार्बन, यहाँ से दो कार्बन, यानी 3 कार्बन वाली एल्केन बनेगी। अगर आप यहाँ 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड ले लो, मैथिल की जगह एथिल ले लो, 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड ले लो, तो क्या होगा? अगर 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड ले लो, मान लो यहाँ, फिर ब्यूटेन बन जाएगा। जो भी एल्किल हैलाइड आप यहाँ ले रहे हैं ना, बाद में इस पीपीटी के अंदर ऐड कर रहे हैं, वैसा यहाँ आपके पास एल्केन बनेगा। 2 कार्बन लेते हैं तो वो 2 कार्बन जुड़ेगा, ब्यूटेन बनाएगा। 1 कार्बन ले रहे हैं तो 1 कार्बन 2 कार्बन जुड़ के प्रोपेन बनाएगा। तो ये सिर्फ असम्मित एल्केन ही बनेगा फिर यह प्रोपेन। समझ आ गई बात? बाकी कभी रिएक्शन आई नहीं है ये वाली। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसका कि असम्मित एल्केन को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? कोरे हाउस संश्लेषण का। कोरे हाउस संश्लेषण। क्लियर है? चलें आगे। अब आते हैं एल्केन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले मैं आज आपको केमिकल प्रॉपर्टी ही क्लियर करूंगा, रासायनिक गुण ही क्लियर करूंगा, ताकि हम लोगों की अभिक्रियाएं जो हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लें। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। एल्केन के रासायनिक गुण, एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें सबसे पहली क्रिया आती है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में 2 हैं। एक तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, और एक है उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। बी पार्ट है इसका, उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। अब पहला पॉइंट, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण। वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण, तो इसमें क्या होता है? 2 कंडीशन आती है। फर्स्ट, 3 ही मान्य आप। फर्स्ट जो है वो दहन बोलते हैं, जिसको हम पूर्ण दहन, पूर्ण दहन। वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, ऑक्सीजन की पर्याप्तता है, यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन है, आधिक्य में लिए ऑक्सीजन, एक्सेस में है ऑक्सीजन, तो क्या होगा? हम लोग दहन बोलते हैं इस रिएक्शन को। CH4, जैसे मैं मेथेन का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? CH4 जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बताओ? कार्बन का जब दहन होगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा बताओ? CO2 है ना भाई, ये एक हाइड्रोकार्बन है, तो इसका कार्बन पार्ट जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो CO2 बनाएगा, और जब हाइड्रोजन पार्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो जल, H2O बनाएगा। सही है? कार्बन पार्ट जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, पूर्णतः रिएक्ट करेगा, तो ये कार्बन का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ कार्बन अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया, जितने वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है उतने जुड़ गया है वो, +4 अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ शो कर रहा है वो। तो ये पूर्ण ऑक्सीकरण है, पूर्ण ऑक्सीकरण भी बोलते हैं इसको, पूर्ण दहन या पूर्ण ऑक्सीकरण। अब बैलेंस करो, C कितने हैं? C 1, तो इधर भी 1 है, पूरा है। H कितने हैं? H
4, तो कितने जल बनेंगे बताओ? 2, 2 जल बनेंगे। अब ऑक्सीजन गिनो कितने हो गए ऑक्सीजन? 4, 2 इधर और 2 इसमें, 4 हो गए। जबकि यहां कितने हैं हमारे पास? कैसे बैलेंस करें? 2 O2, 4 ऑक्सीजन हो गए यहां भी। क्लियर? 2 O2, यानी मैथेन के पूर्ण दहन के लिए हमें कितने ऑक्सीजन अणु चाहिए? 2। कार्बन के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीजन के 2 अणु चाहिए। तो दूसरा आता है अपूर्ण दहन या आंशिक ऑक्सीकरण। अपूर्ण दहन या आंशिक ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहेगी। तो पूर्ण दहन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन के कितने अणु चाहिए बताओ? 2 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता है। मैथेन के पूर्ण दहन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता है। 1 मोल मैथेन का अगर अपने ऑक्सीकरण करना चाहते हैं तो हमें कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? 2 मोल। 1 मोल मैथेन का अगर हम पूर्ण दहन करना चाहते हैं, तो समीकरण आपके सामने पड़ी है, समझ गए लाइन को? भाई 1 मोल मैथेन का अगर हम पूर्ण दहन करना चाहते हैं तो कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? 2 मोल। तो जब हम अपूर्ण दहन करना चाहते हैं तो अपूरा दहन नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग? ऑक्सीजन के मोल घटाएंगे। तो या तो 1.5 मोल ऑक्सीजन कर देंगे, 1.5 मोल यानी 3/2, और या फिर 1 मोल ऑक्सीजन कर देंगे। समझ आई बात है नहीं आई? हो जाएगा अपूर्ण दहन। क्लियर है बात? भाई पूर्ण दहन के लिए फिर देख ले कॉन्सेप्ट को। भाई पूर्ण दहन के लिए हमें कितने मोल ऑक्सीजन लेनी पड़ी? 2 मोल। पूर्ण दहन के लिए हमें 2 मोल ऑक्सीजन लेनी पड़ी। अब हम चाहते हैं पूर्ण दहन करना, आंशिक ऑक्सीकरण करना, तो या तो हम 1 मोल के लिए 1.5 मोल ऑक्सीजन लेंगे या 1 मोल के लिए 1 मोल ऑक्सीजन लेंगे। क्लियर? समझ आ गई बात? अब करो रिएक्शन। रिएक्शन करो तो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो जल ही बनेगा, H2O। अब देखो H कितने थे? 4, तो ये 4 हो गए। अब आपके पास कितने कुल O कितने हैं? O गिनो कितने हैं? 1.5 O2 में कितने O हो गए बताओ? 3 O हो गए। 1.5 O2 में 3 O हो गए। 3 में से कितने O आगे यूज हो गए? 2 O आगे यूज हो गए। 2 O आगे यूज हो गए, तो कितने O बच गए आपके पास? 1 O बच गया। तो क्या बनेगा बताओ? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। आंशिक ऑक्सीकरण हुआ। देखो पूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो आंशिक ऑक्सीकरण से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। आगे बात समझ? तो ये बना कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्दी के दिनों में, सर्दी जो रात होती है, कई बार अपने न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अंगीठी जलाकर सोने से, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से 4 मरे। आता है ना न्यूज़पेपर में, हेडिंग आती है। पढ़ी है कभी ऐसी स्थिति? कमरा बंद कर लिया और अंदर अंगीठी जला ली, मर जाते हैं लोग या नहीं मरते बताओ? पढ़ी है क्या खबर? पहले ये बताओ, कभी ऐसी खबर पढ़ी है? पढ़ी है ना? होता क्या उसमें? कमरा उन्होंने कर दिया बंद, वो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कमरा कर देते हैं पूरी तरह से बंद, तो बाहर वाली ऑक्सीजन के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। भाई बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ नहीं पाती। सही है? जो अंदर ऑक्सीजन पड़ी है, अब अंगीठी में कार्बन जल रहा है, हाइड्रोकार्बन जल रहा है, तो जो अंदर ऑक्सीजन है वो अपर्याप्त है, अपूर्ण है। तो अपूर्ण ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हाइड्रोकार्बन जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो कि एक विषैली गैस है, जहरीली गैस है।
ये हीमोग्लोबिन से बंधन क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो हीमोग्लोबिन से जुड़ के ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जिसके कारण व्यक्ति के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे काम करना बंद कर देते हैं और सुबह होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के कारण होती है, वहाँ ये समीकरण होती है। समझ आ गई बात? अब पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए 2 मोल लिए थे, आंशिक के लिए 1.5 लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, 1 लेंगे तो अब अपने आप बताओ क्या बनेगा, क्या समीकरण लिखूं बताओ? कार्बन प्लस 2H2O, सही है भाई। H तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा ही, 2 H2O बन गए, साथ में क्या बच गया, C बच गया, कार्बन बच गया, कार्बन प्लस 2H2O। आ गया समझ? ये आप घर पे काजल बनाते हैं ना, घर पे काजल बनाने की विधि है, बनाया कभी? बनाया क्या घर पे काजल? कैसे बनाते हैं बताओ फिर, क्या विधि लगाते हो बनाया तो? दिया जलाकर उस पर वो कटोरी रख देते हैं अपने, सही है, तो वो ऑक्सीजन उसको बहुत कम मिल पाती है, तो वो जो अपना तेल होता है दिए के अंदर वो हाइड्रोकार्बन ही है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो एल्कीन है, वो एल्केन नहीं होता। तेल तेल जो होता है वो एल्कीन होता है, ठीक है। तो हाइड्रो होता है वो हाइड्रोकार्बन ही है, डबल बॉन्ड होता है उसमें, एस्टर होता है, असंतृप्त एस्टर होता है, वैसे वो उसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, वो जलता है, ऑक्सीजन बहुत कम ऑक्सीजन उसको मिल पाती है, तो जब वो जलता है तो वो कार्बन बनाता जाता है, काजल बनता है। काजल भी इसी विधि से बनाया जाता है और कार्बन शाही भी इसी विधि से बनाई जाती है। जो हम लोग टोनर डालते हैं ना प्रिंटर के अंदर, प्रिंटर के अंदर शाही डलती है ना, प्रिंटिंग शाही, वो कार्बन ही होता है, प्योर कार्बन होता है वो। तो कार्बन बनाने की विधि यही है। समझ आ गई बात? क्लियर है पहली रिएक्शन? अब चलते हैं उत्प्रेरक की ऑक्सीकरण पे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पे। इसमें 3 ऑक्सीकारक हमारे को मिलते हैं, 3 उत्प्रेरक हमारे को मिलते हैं। उत्प्रेरक क्या क्या हो सकता है आपके पास, आपको देगा ऐसे CH4 प्लस O, एरो पर दे देगा Cu या Fe, CuFe, ऐसे दे देगा CH4 प्लस O, एरो पर दे देगा CH3COO की ट्वाइस Mn, मैग्नीज एसीटेट, फिर CH4 प्लस O, एरो पर दे देगा CrO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड, या XYZ और कुछ भी दे दे, XYZ, इन 2 के अलावा, या ये देगा या ये देगा या तीसरा कोई भी दे दे, ठीक है। पहला CuFe, दूसरा मैग्नीज एसीटेट, तीसरा उसके अलावा कोई भी दे। CrO3 जनरली दिया जाता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड जनरली दिया जाता है। तो ये उत्प्रेरक की ऑक्सीकरण है, एरो पर कोई ना कोई उत्प्रेरक लिया हुआ है, ठीक है। अब इनको कैसे याद रखें, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। तो कार्बन का ऑक्सीकरण होना है, और यहाँ आपके पास जब उत्प्रेरक की ऑक्सीकरण किया जाता है तो फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, क्रियात्मक समूह बनते हैं। अब कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ें तो कौन कौन से क्रियात्मक समूह बन सकते हैं, पहले तो ये ध्यान रखना है। उत्प्रेरक की ऑक्सीकरण कभी भी लेंगे ना तो फंक्शनल ग्रुप आएंगे, क्रियात्मक समूह आएंगे, फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन तो ऊपर बन गए, यहाँ क्रियात्मक समूह वाले यौगिक बनेंगे। तो अब यहाँ सोचो आप ऑक्सीजन जोड़ जोड़ के क्या क्या बन सकता है बताओ, अगर आप ऑक्सीजन जोड़ते हैं क्या क्या क्रियात्मक समूह बना सकते हैं बताओ। यानी एल्डिहाइड या कीटोन, कीटोन तो 3 कार्बन आएंगे तब बनेगा ना, अभी एक ही कार्बन लिया तो एल्डिहाइड, सही है। कीटोन तो बीच में लगता है ना, तो अपने 3 कार्बन लेंगे कीटोन तो तब बनेगा, सही है। अभी हमें एक ही कार्बन ले रहे हैं तो एल्डिहाइड बन सकता है एक, तो और क्या बन सकता है बताओ, ऑक्सीजन जोड़ो तो, और कोई फंक्शन रूप।
एस मतलब कि एसिड बनेगा, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH बन सकता है ना, COOH। भाई हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन जोड़ने हैं आपने, तो एक तो एल्डिहाइड बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, और भी कोई बन सकता है क्या फंक्शनल ग्रुप? OH, C के साथ OH आ जाए, बन सकता है ना। अल्कोहल बन सकता है, एल्डिहाइड बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, या नहीं बन सकता बताओ? ये तीन ही बनते हैं। तो जब उत्प्रेरक की ऑक्सीकरण किया जाता है, या तो अल्कोहल बनेगा, या एल्डिहाइड बनेगा, या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कब कब क्या क्या बनेगा? अब इसमें आप उत्प्रेरक देखो, कहीं आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण लिया हुआ हो? कोई सा दिख रहा है इनमें से जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण लिया हो? ये रहा, दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण। तो इसमें तो सीधा ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण दिया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना है, फार्मिक एसिड बन जाएगा। एक कार्बन वाला है तो फार्मिक एसिड बन जाएगा, 2 कार्बन लोगे तो एसिटिक एसिड बना देना, 3 कार्बन लोगे तो प्रोपियोनिक एसिड बना देना। समझ आ गई बात? पहली क्लियर? पहली बात। अब दूसरी बात, Cu क्या होता है? Cu कॉपर क्या होता है? कॉपर तांबा, सही है। और Fe हो गया लोहा। तांबे और लोहे के बर्तन बनते हैं, बनते हैं ना बर्तन, या नहीं बनते बताओ? इसके बर्तन बनते हैं। तो जिनके बर्तन बनते हैं ना, तो बर्तनों में अल्कोहल डाल लेनी है। बर्तनों में क्या डाल लेनी है? अल्कोहल। समझ गए? अगर मेटल दिया हो, ऑक्सीडेशन दे दे आपको, तो उसको ऊपर Fe दे दे, तो याद रखना तांबे या लोहे के बर्तन बनाने हैं, और बर्तनों में क्या रखनी है? अल्कोहल रखनी है। रह जाएगा याद? तो अगला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, आगे तो दिख ही रहा क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और कोई बात ही नहीं रही हमारे पास, तीन ही तो चीज़ें बन सकती हैं उत्प्रेरक की ऑक्सीजन में, या तो अल्कोहल बन सकता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, या एल्डिहाइड बन सकता है। बन गए तीनों। कॉपर या Fe दे दे तो CuFe के बर्तन बनेंगे, बर्तनों में अल्कोहल डलेगी। लवण दे दे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और कोई दे तो एल्डिहाइड बना देना। और 3 कार्बन दिए तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। आगे बात समझ लग गया? पता? चलें आगे। नेक्स्ट कहता है बंजन ताप अपघटन। हम लोग इसको क्रैकिंग बोलते हैं, क्रैकिंग और पायरोलाइसिस। ताप अपघटन को इंग्लिश में पायरोलाइसिस बोला जाता है। बंजन यानी क्रैकिंग, क्रैकिंग और पायरोलाइसिस। इसका अभी तक कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के, मैंने आज तक इसका एक ही प्रश्न देखा है। इस टॉपिक से एक बार प्रश्न निकला था। प्रश्न क्या था? प्रश्न दिया हुआ था आपको N ब्यूटेन एरो पर दिया हुआ था डेल्टा, यानी गर्म कर रहा है उसको, ठीक है, गर्म कर रहा है। और यहाँ लिखा था उत्पाद। अब पूछा क्या हुआ था, कौन सा उत्पाद संभव नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे। एथेन संभव नहीं है, प्रोपेन संभव नहीं है, मैथेन संभव नहीं है, या प्रोपीन संभव नहीं है। ये ऑप्शन थे। भाई N ब्यूटेन का अगर हम ताप अपघटन करते हैं तो क्या नहीं बन सकता? एथेन नहीं बन सकता, प्रोपेन नहीं बन सकता, मैथेन नहीं बन सकता, या प्रोपीन नहीं बन सकता। ज़्यादातर स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे बताओ? एक सिंपल सी बात है, आपके सामने प्रश्न आ जाए, आपको जनरली पूछा जाए आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे बताएं? 90% यही करके आए थे उसमें। ज़्यादातर स्टूडेंट यही आंसर अटैम्प्ट करके, 90 से ज़्यादा भले ही हूँ, जबकि आंसर जो है वो ये है।
प्रोपेन नहीं बनता इसके अंदर। अब कैसे इसको सोचें हम लोग, मैं बहुत इजी तरीका दूंगा आपको, बुक से थोड़ा सा हटके। आपको एक बात याद रखनी है कि कभी भी आप एल्केन का भंजन कर रहे हैं, कभी भी एल्केन का भंजन कर रहे हैं, क्रैकिंग कर रहे हैं, ताप वर्णन कर रहे हैं, आंसर इसका प्रोपेन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, एल्कीन नहीं बनेगा। अपने माइंड में भी यही आता है, सही है, हमारा फोकस उधर ही जाता है, हमारा फोकस भी, जबकि करेक्ट आंसर जो है प्रोपेन है। तो आपने जो बात इसमें याद रखनी है क्या, कि भंजन किया जाए, क्रैकिंग की जाए, तो समान कार्बन या कम कार्बन वाली एल्कीन बनती है। ये बात याद रख लें आप। भंजन में क्या बनेगा, समान कार्बन या कम कार्बन वाली एल्कीन बनेगी, एल्कीन बनेगी, साथ में अपने आप बनता रहेगा जो बनना है। समझ गए क्या बात याद रखनी है अपने को, कि अगर भंजन करें, क्रैकिंग करें, तो क्या होगा, समान कार्बन या कम कार्बन वाली एल्कीन बनेगी। तो अब देखो, जैसे मैं मेथेन ले लूं, मेथेन में मैं लिखूं भंजन करूं तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें एल्कीन बन ही नहीं सकती, सही है, मेथीन होती नहीं। तो भंजन स्टार्ट होता है एथेन से, एथेन से। अब देखो आप, तो एल्कीन बनेगी, कौन सी एल्कीन बन सकती है बताओ इससे, एथीन, एथीन बन सकती है। तो एक एच यहां से निकाल लिया, एक एच यहां से निकाल लिया, तो प्लस H2, प्लस H2, समझ गए समीकरण। ये एथेन, एथेन का भंजन हो गया। अब अपने प्रोपेन का भंजन करते हैं, प्रोपेन का। तो ये मैंने प्रोपेन ले ली, ये लगा दिया डेल्टा। तो अब समान कार्बन वाली और कम कार्बन वाली एल्कीन बनानी है, तो प्रोपेन से एक तो प्रोपीन बना सकते हैं प्रोपीन, और कम कार्बन वाली बनाए तो एथीन बना सकते हैं। और भी कुछ बना सकते हो क्या, और कोई एल्कीन बना सकते हो क्या, नहीं बन सकती। तो प्रोपेन से समान कार्बन वाली प्रोपीन बनेगी, कम कार्बन वाली एथीन बनेगी। अब साथ में अपने आप सोचे क्या होगा, एक एच यहां से गया, एक एच यहां से गया, तो प्लस H2। ये 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, बराबर है कार्बन, तो हाइड्रोजन निकल गई एक, देख लो आप, तो कंपेयर करके देखो, सही है। एक एच ये चला गया, एक एच ये चला गया, तो प्रोपीन बन गई। अब यहां बताओ प्लस में क्या बनाऊं, CH4, मैथेन बन गई। जैसे जैसे आप कार्बन कम करते जाएंगे ना, उतने कार्बन वाली एल्केन बनती जाएगी साथ में। तो आपने यहाँ से CH3 निकाल लिया और यहाँ से H निकाल लिया, तो CH2 CH2 एथीन हो गई, तो CH3 और H CH4 हो गया। तो जितने कार्बन कम करेंगे उतने कार्बन वाली एल्केन साथ में बनेगी, तो ये एथीन बनी। आपने एक कार्बन घटाया तो एक कार्बन वाली एल्केन साथ बनेगी मैथेन। समझ आई बात, लग गया पता। अब ब्यूटेन का सोचो, अब मेरे वाला प्रश्न आ गया जो मैंने आपके सामने रखा था। ब्यूटेन, अब बताओ क्या क्या बनेगा, बताओ। ब्यूटीन बनेगी, प्रोपीन बनेगी, एथीन बनेगी, सही है। समान कार्बन वाली एल्कीन ब्यूटीन बनेगी, एक कार्बन कम करोगे प्रोपीन बनेगी, एक कार्बन और कम करोगे एथीन बनेगी। और कोई भी बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। तो बनाओ फिर, ब्यूटीन में कौन कौन सी बन जाएंगी, ब्यूटवनीन प्लस ब्यूटटूइन, सही है। और साथ में क्या बनेगा बताओ, अगर समान कार्बन की एल्कीन बना दी तो क्या बनेगा बताओ, H2, हाइड्रोजन बनेगी। अब मैं प्रोपीन बना रहा हूं, प्रोपीन, तो साथ में क्या बनेगा बताओ, प्रोपीन के साथ क्या बनेगा, मैथेन, सही है।
जितने कार्बन कम करोगे उतने कार्बन की एल्केन तैयार हो जाएगी। तो आपने एक कार्बन कम किया, एक कार्बन की एल्केन तैयार होगी। अब एथीन बनेगी, एथीन साथ में क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा? एथीन के साथ क्या बनेगा? एथेन, एथेन बनेगा साथ में। और कुछ भी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो अब ऑप्शन देखो, एथीन बन सकता है, एथेन बन सकता है, प्रोपीन बन सकता है, मैथेन बन सकता है। सही है, एथीन, एथेन, प्रोपीन, मैथेन। अब आप उत्तर देखो उसका। एथेन बना था, मैथेन बना था, प्रोपीन बना था, प्रोपेन नहीं बना कहीं भी। समझ आ गया आंसर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। समझ आ गया कैसे करेंगे? तो क्या करना है, हमने समान कार्बन वाली और कम कार्बन वाली एल्कीन बना देनी है अपने को बस। अब मेरे को पेंटेन का बता दो क्या करूं, फिर आप लोग हम अगली रिएक्शन पे चलेंगे। क्विकली बताना क्या क्या बनेगा। अब सीधा अपने नाम नाम लिखेंगे। पेंटेन क्या क्या बनेगा बताओ, पेंटेन से नाम नाम बोलते जाओ बस। पेंटीन में पेंट 1 प्लस पेंट 2। सही है। साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन H2। अब बताओ आगे अगली एल्कीन कौन सी बनाऊं बताओ। ब्यूट 1 ब्यूट 2 ना, पहले 5 कार्बन की एल्कीन उठा लो फिर 4 वाली। ब्यूट 1 प्लस ब्यूट 2। साथ में क्या बनाऊं बताओ। जल्दी बताओ, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। 5 कार्बन की एल्केन है, मैथेन। जितने कार्बन कम कर दो उतने कार्बन की एल्केन तैयार कर देना। तो 4 कार्बन रखे तो 1 कार्बन की एल्केन मैथेन बन गई साथ में। आगे बताओ और कौन सी एल्कीन बन सकती है बताओ कम कार्बन वाली। प्रोपीन प्लस क्या बनाऊं साथ में? एथेन। जितने कार्बन कम करो उतने कार्बन की एल्केन। और क्या बन सकता है बताओ, एल्कीन बताओ कौन सी बनेगी? एथीन प्लस साथ में क्या बनाऊं? प्रोपेन। समझ आई रिएक्शन? और मेरे हिसाब से कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए व्यंजन में क्या बनेगा। सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, समान कार्बन या कम कार्बन की एल्कीन बनेगी बस, रिएक्शन पूरी है। पेंट 1 पेंट 2 ब्यूट 1 ब्यूट 2, प्रोपीन और एथीन। पेंट 1 पेंट 2 में साथ में हाइड्रोजन, ब्यूटीन वाला केस लिया तो मैथेन, प्रोपीन वाला केस लिया तो एथेन, और एथीन वाला केस लिया तो प्रोपेन। सही है? समझ आ रही बात या नहीं आ रही? चलें आगे। अगली और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो इस कैटेगरी में आती है वो आती है एरोमेटिकरण, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिकरण। अब इसमें क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक बनाते हैं हम लोग। एरोमेटिक यौगिक बनाते हैं, इसमें एल्केन को लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। एल्केन को लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो एन हेक्सेन सबसे पहले Cr2O3 और Al2O3 की उपस्थिति में लगभग टेम्परेचर रखा जाता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लगभग 873 केल्विन तक गर्म किया है इसको, केल्विन में बदले तो एरोमेटिक यौगिक कौन सा बनेगा बताओ? 6 कार्बन वाला एरोमेटिक यौगिक कौन सा बनाओगे बताओ? बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी जनरली यही क्वेश्चन देती है। एन हेक्सेन एरो पर दे देती है Cr2O3 Al2O3, यहाँ गर्म करना लिख देती है सीधा ही। तो यहाँ एरोमेटिकरण होता है, एरोमेटिक यौगिक बनता है। तो 6 कार्बन वाला एरोमेटिक यौगिक बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया 6 कार्बन वाला एरोमेटिक यौगिक बेंजीन बनेगा। अगर 7 कार्बन दे दे तो
एन हेप्टेन दे दे आपको, तो क्या बनाओगे बताओ? टॉलुइन। 6 कार्बन वाले इस पार्ट से तो बेंजीन बन जाएगा और एक CH3 रिंग के साथ रह जाएगा। समझ आई बात? तो एरोमेटिक यौगिक बनेगा, 6 कार्बन वाला बेंजीन बन जाएगा, एक कार्बन बाहर रख दोगे, टॉलुइन बन गया, टॉलुइन। अब एन ऑक्टेन दे दे तो बाकी जनरली एन हेक्सेन ही देता है, एन हेप्टेन भी देता है, तो हेक्सेन से तो बेंजीन बन गई, हेप्टेन से टॉलुइन बन गई। ऑक्टेन दे दे तो हाँ जी, एथिल बेंजीन बन सकता है एक तो, और जाइलिन बन सकता है। जाइलिन कौन सा बनेगा? ऑप्शन ज़्यादातर यही आता है, जाइलिन वाला ऑप्शन ज़्यादातर आता है। एक तो एथिल बेंजीन बन सकता है, भाई 6 कार्बन की हम बेंजीन बना लें तो साथ में एथिल रह जाएगा, सही है? भाई 6 कार्बन से बेंजीन निकाले, साथ में एथिल रह जाएगा, एथिल बेंजीन बन गया। और जाइलिन भी बन सकता है, जाइलिन भी बन सकता है। अब देखो, आप 6 कार्बन की रिंग निकाल लो, तो 6 कार्बन की रिंग आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो एथिल बेंजीन बन गया। और यहाँ से निकालते हैं तो 2 CH3 रह जाएंगे ना बाहर, एक CH3 ये रह जाएगा, एक CH3 ये रह जाएगा, 2 CH3 रहेंगे या नहीं रहेंगे बताओ? तो जाइलिन बचेगा। अब जाइलिन कौन सा बनेगा? ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, उपरोक्त सभी। कौन सा जाइलिन बना है बताओ ऊपर? भाई इसको और इसको जोड़ दिया, 2 CH3 बाहर रह गए रिंग से, तो कौन सा जाइलिन बना है? ऑर्थोजाइलिन बना है, मेटाजाइलिन बना है, या पैराजाइलिन बना है, या सारे बन गए? ऑर्थोजाइलिन बना है। दोनों CH3 बिल्कुल साथ साथ जुड़े होंगे, ऐसे देखो आप, पहला कार्बन ये रिंग का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन ये है। तो आप देखो, अब एक CH3 आप पहले पे जोड़ लिया, मान लो आपने, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगला CH3 छठे पे जुड़ा है, देखो, समझ गए? यानी पहले दूसरे पे जुड़े हुए एक तरह से। तो सही तो ये है कि पहले और दूसरे पे जुड़े वो, क्योंकि नंबरिंग अब यूं होगी जहाँ CH3 जुड़े हैं वहाँ, सही है, नज़दीक है CH3। लेकिन यहाँ से देखें तो एक फर्स्ट नंबर पर जुड़ा हुआ दिख रहा है, एक छठे नंबर पर जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो अगर हम लोग रिंग बना के चलें तो दोनों CH3 बिल्कुल पास पास पड़ेंगे। भाई पहले पे जोड़ दूँ, मान लो यहाँ ले लूँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, तो छठा यहाँ गिना जाएगा। तो 1,2 डाई मैथिल बेंजीन बना है, यानी कि ऑर्थोजाइलिन बना है। समझ आई बात या नहीं आई? समझ आ गई रिएक्शन? तो ये आपके पास 3 रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पेपर में इन्हीं से ही क्वेश्चन निकलता है। उसके बाद एक मैंने आपको मोनोक्लोरिनन शायद समझाया भी था जब हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया करी थी, भाई कौन कौन से उत्पाद बना सकते हैं, याद है? हैलोजनीकरण, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे मान लो एथेन है प्लस Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में, तो हम या तो Cl यहाँ लगाएंगे या Cl यहाँ लगाएंगे, तो कितने उत्पाद बनेंगे बताओ? यहाँ Cl लगाते हो और यहाँ Cl लगाते हो, मोनोक्लोरिनन करना है, एक क्लोरीन जोड़ना है, तो कितने उत्पाद बनेंगे इसमें? Cl आप ये वाला H हटा के Cl लगा सकते हो, या ये वाला H हटा के Cl लगा सकते हो, तो कितने उत्पाद बनेंगे बताओ?
कितने बनेंगे? 1, क्योंकि यहां Cl लगाते हो तो भी क्लोरोएथेन, और यहां Cl लगाओगे तो भी क्लोरोएथेन ही बनेगा। सही है? क्लोरोएथेन समझाया था ना ये। प्रोपेन लें तो कितने उत्पाद बनाओगे? प्रोपेन लें तो 2। क्लोरो 1 नंबर पे भी जुड़ सकता है, क्लोरो 2 पे भी जुड़ सकता है, और 3 पे नहीं जुड़ सकता क्या? तो यहां जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया, यहां नहीं जुड़ सकता क्या क्लोरो? सेम ही हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन 2 उत्पाद बनेंगे, 2 उत्पाद बनेंगे। और एक मैंने प्रश्न भी पूछा था आपको उस टाइम करवाते हुए, कौन सा एल्केन, एन पेंटेन, कौन सा एल्केन एक ही उत्पाद देगा? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन और नियोपेंटेन। कौन सा मोनो हैलोजनीकरण पर केवल एक उत्पाद देगा? नियोपेंटेन। पूछा था ना ये प्रश्न। क्लियर? ये तो है क्लोरीनीकरण, हमने जो पढ़ा है क्लोरीनीकरण। एक होता है क्लोरोसल्फोनीकरण, क्लोरो सल्फोनीकरण, क्लोरोसल्फोनीकरण। अब क्लोरीनीकरण क्या था बताओ? जैसे CH3 प्लस Cl2 एरो पर प्रकाश की उपस्थिति, क्या बनेगा बताओ? क्लोरीनीकरण कर रहा हूं एक बार, क्या बनेगा बताओ? क्या बनाऊं बताओ? एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड ये बनेगा यहाँ। और क्लोरोसल्फोनीकरण में क्या होता है? प्लस SO2 और लिखा होता है, बस SO2 और लिखा होता है, SO2, और यहाँ SO2 लग जाता है बीच में, SO2 लग जाता है, तो ये बन जाता है एथिल सल्फोनिल क्लोराइड, एथिल सल्फोनिल क्लोराइड। SO2 लगाते हैं यहाँ प्लस में, और SO2 इसके बीच में जुड़ जाता है, बस इतनी बात ही है। वो रिएक्शन वही है भाई। अगर अकेले ये दोनों लिए होते तो एथिल क्लोराइड बनता, अब प्लस में SO2 ले लिया तो वो SO2 बीच में आ गया, बस समझ गए? लग गया पता? इस अभिक्रिया को रीड अभिक्रिया बोला जाता है, रीड अभिक्रिया, रीड अभिक्रिया, क्लोरोसल्फोनीकरण रीड अभिक्रिया। आगे समझ? क्लियर है रिएक्शन सारी? तो ये मेन रिएक्शन अपने एल्केन की उठा दी, बाकी पढ़ा हमने एल्कीन जो, एल्केन जो होता है वो पैराफिन होता है, कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो कल हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, इसके भौतिक गुण और कुछ एक्सेप्शन टेम्परेचर पर जो बेस्ड होते हैं उनको मैं उठाकर चलूँगा आपके बीच। समझ आ गया आज वाला काम सभी को?